देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे किए जाते हैं और रन कैसे किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम प्रोग्राम्स को कंपाइल करेंगे, रन करें। कंपाइलेशन करना मतलब आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके सिंटेक्स को क्या करना, चेक करना। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कंपाइलेशन। रन करने का मतलब होता है सर कि आप अपने प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट करोगे तो उसको कहता है रन। दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। तो मैं बताना चाहता हूं, when we write Java program, after writing program of Java, execution done in 2 steps। कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप्स होता है कंपाइलेशन, सेकंड जो स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन होता है और क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन, ये 2 स्टेप में हम जावा के प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ऑब्वियस है, वी आर अंडरस्टैंड कि हम कंपाइलेशन मतलब क्या होता है और इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है। ये दोनों चीजें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए मैं बताना चाहता हूं सर आपको कि अज्यूम कीजिए सर, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज करो हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम का नाम दे देता हूं मैं, प्लीज ध्यान से देखना, p1.java। प्रोग्राम का नाम है p1.java। हमने एक क्लास बनाई है, अज्यूम करना सर, हमने एक क्लास बनाई है, क्लास p1। मैटर ये नहीं करता कि उसके अंदर क्या लिखा है, मैटर ये करता है कि हमने एक क्लास बनाई है और उस क्लास को जो सेव किया है हमने, ये क्लास बन गई। इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा, हमने जो भी लॉजिक लिखा होगा हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को मैं सेव कर देता हूं p1.java के नाम से। हमने सेव कर दिया सर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जावा के प्रोग्राम 2 स्टेप में रन होते हैं। पहला होता है कंपाइलेशन प्रोसेस, सेकंड होता है इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। तो मैंने जब जावा का प्रोग्राम बनाया, अज्यूम कीजिए सर, जावा में एक चीज और करनी पड़ती है, पाथ सेट करना पड़ता है। अभी आपको पाथ सेट करना नहीं आता, मैं आपको पाथ सेट करना बताऊंगा, लेकिन अज्यूम करिए कि पाथ आपको सेट करना आ गया है। पाथ सेट है जावा का, बहुत सिंपल सा है। पाथ कैसे सेट करते हैं, हम जाते हैं और पाथ सेट कर, जब सेट है हमारा तो हमने सेव किया प्रोग्राम को, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी अगली स्टेप है इस प्रोग्राम को कंपाइल करना। इस प्रोग्राम को क्या करना, कंपाइल करना। कौन से प्रोग्राम को, जो आपने बनाया है। सर इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो अज्यूम कीजिए सर, ओके, कंपाइल करने के लिए जावा का खुद का सॉफ्टवेयर आता है। कंपाइल करने के लिए जावा का खुद का सॉफ्टवेयर आता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है जावा सी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जावा सी। मैं बता दूं सर, हम क्या कर रहे हैं, हम आज के लेक्चर में ये पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और जावा के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि हमने प्रोग्राम बना लिया, क्लास p1 दिया, इसके अंदर जो भी लॉजिक है हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो हमने p1.java के नाम से सेव कर दिया। सर आपने जो क्लास का नाम बनाया है उसी नाम से आपने सेव किया, क्या ये जरूरी है क्या सर? देखो सर, आप सेम नाम से सेव करो तो भी चलता है, नहीं करो तो भी चलता है, लेकिन मैं बता दूं, कंपनी जो स्टैंडर्ड होता है उसमें कभी भी जो क्लास का नाम होता है
उसी क्लास के नाम से हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव करते हैं। और ये बहुत नहीं बहुत हेल्पफुल होता है, और इंडस्ट्री में यही रूल्स फॉलो होते हैं कि जो क्लास का नाम है वही प्रोग्राम का नाम आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम नहीं बोल सकते, उस फाइल का नाम जिसके अंदर में वो क्लास बनाई गई है, जिसके अंदर में वो क्लास बनाई गई है, उस क्लास का जो नाम है उसी नाम से उस फाइल को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। हम कर रहे हैं कंपाइलेशन। जब हम कंपाइल कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम है p1.java, तो हमें कंपाइल करने के लिए लगता है कंपाइलर, हमें कंपाइल करने के लिए लगता है कंपाइलर। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम जावा सी नाम से देख रहे हैं, ये क्या है, इट इज अ कंपाइलर नेम, इट इज अ कंपाइलर नेम। कंपाइलर का नेम जो है वो क्या है, कंपाइलर का नेम है जावा सी। तो जब आप गए तो कंपाइल किए, ऑब्वियस है जावा में कैसे लिखेंगे कंपाइल करने के लिए, अज्यूम करिए सर अगर आपने डी ड्राइव में वो प्रोग्राम बनाया या सी ड्राइव में बनाया, मैं जाता हूं, ओके मैं जाता हूं और कंपाइलेशन के लिए लिखा जाता है जावा सी। व्हाट इज जावा सी, इट इज अ कंपाइलर नेम। और p1.java, व्हाट इज p1.java, इट इज अ फाइल नेम, इट इज अ फाइल नेम। तो अगर आपसे पूछा जाता है, कोई आपसे पूछता है कि ऑब्वियस सी बात है जावा सी क्या है, जावा सी क्या है, बिफोर दैट वी आर पुटिंग दिस थिंग, ओके, in bracket, what is java c and what is p1.java। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं, ओके, इट इज अ जावा, जस्ट अ मिनट सर, जावा सी, सेकेंड थिंग p1.java। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं सर, व्हाट इज जावा सी, जावा सी इज नेम ऑफ कंपाइलर, जावा सी इज नेम ऑफ कंपाइलर, इट इज अ कंपाइलर नेम। एंड व्हाट इज p1.java, p1.java इज क्लास नेम, इट इज अ क्लास नेम। तो ये क्लास का नेम होगा, ये क्लास का नेम होगा, और वो कंपाइलर का क्या होगा, इट इज अ जावा सी इज अ नेम ऑफ कंपाइलर, p1.java इज अ क्लास नेम। सर आप कंपाइल कर रहे हो, सर कंपाइलर का काम क्या है, वो चीजें समझिए। कंपाइलर का काम ये है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, यस, एनी क्वेश्चन। सर वो p1.java जो है वो फाइल का नेम है ना? करेक्ट, बिल्कुल सही। सर वो क्लास नेम, हाँ, यस, सर आपने बोले ना p1.java क्लास नेम, अच्छा क्लास नेम भी है और फाइल नेम भी है। करेक्ट। जैसे जैसे मैं जाता हूं और अगर मैं यहां लिख दूं क्लास p1, मैटर ये नहीं करते कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है, सर क्या करता है वो बाद में देखेंगे। अब आपने इस, मुझे बताओ, ये प्रोग्राम बनाया, इसमें क्लास का नाम क्या दिया है, p1, p1, करेक्ट। अब मैं जाता हूं, इसे सेव करता हूं, और अज्यूम करो मैं डी ड्राइव में जाता हूं, और डी ड्राइव में जाने के बाद मैं एक फोल्डर बना देता हूं, बना दिया, और इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूं और इसके अंदर मैं सेव कर देता हूं p1.java, p1.java। तो क्या हुआ सर, देखो क्लास का नाम p1.java हो गया, क्लास का नाम, और उसको सेव भी किया किससे, p1.java के नाम से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आया समझ में? यस सर। ओके फाइन। प्लीज अगर कोई क्वेश्चन हो से सो प्लीज आस्क मी, फील फ्री टू आस्क कि सर ये मुझे नहीं समझा, इस तरह से मैंने सेव किया। अब कंपाइलर कंपाइल करता है सर, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर। एक्चुअली सर कंपाइलर का काम क्या है, आपके प्रोग्राम में आपने जो भी लिखा है उसके सिंटेक्स को क्या करना, चेक करना। आपने प्रोग्राम में सही सिंटेक्स लिखा है, नहीं लिखा है, क्या कुछ गलत लिखा है, अगर गलत लिखा है तो वो बताता है, अगर बताता है तो दो चीजें होगी सर। पहली चीज ये होगी, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल होने के बाद आपको, जब आपका प्रोग्राम अगर कंपाइल हो गया, जस्ट अ मिनट, वी कैन से, हम बोल सकते हैं इफ p1.java सक्सेसफुली कंपाइल्ड, अगर वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, देन इट विल
जनरेट क्लास फाइल। तो ये क्या जनरेट करेगा, क्लास फाइल क्या करेगा, जनरेट करेगा। इस कमेंट को मैं कहीं और लिख देता हूं, मैं जाता हूं और यहां नोट डाउन कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, इट इज अ बेटर। इफ p1.java सक्सेसफुली कंपाइल्ड, अगर सक्सेसफुली कंपाइल्ड होता है देन इट विल जनरेट द क्लास फाइल एंड क्लास फाइल नेम is nothing but class file name is also p1.java, उसका सॉरी p1.class होगा। तो सर जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये चेक किया जाएगा कि उस क्लास का नाम क्या है। अगर उस क्लास का नाम है p1 तो p1.class होगी, अगर उस क्लास का नाम होगा temp तो temp.class होगी। तो जिस नाम से क्लास होगी उसी नाम से क्लास फाइल क्या होगी, जनरेट होगी। फिलहाल हमारे केस में क्लास का नाम p1 है, तो p1.class के नाम से क्लास फाइल क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं these class file name, this class file is also called as, इस क्लास फाइल को और भी बोला जाता है, इस क्लास फाइल को और भी नाम दिए गए हैं। अब इस क्लास फाइल को क्या क्या नाम दिए हैं, पहला नाम दिया गया है खुद क्लास फाइल, सेकंड नाम दिया गया है बाइट कोड फाइल, थर्ड नाम दिया गया है बाइनरी फाइल, और चौथा दिया गया है जस्ट अ मिनट सर, फाइन नाउ, ओके। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज, देखो क्लास फाइल हो गई, बाइट कोड फाइल हो गई, बाइनरी फाइल हो गई, एंड लास्ट वन आता है मैजिक कोड फाइल, इसको बोला था मैजिक कोड फाइल। सर मैं इसके रीजंस भी बताऊंगा कि इस फाइल को इतने नाम क्यों दिए गए हैं। ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम वी आर डिस्कस कि क्यों इतने सारे नाम दिए गए हैं, ये भी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम इतना जानते हैं कि उसे क्या बोला गया है, क्लास फाइल बोला गया है। क्या बोला गया है, क्लास फाइल बोला गया है। ओके तो सर अगर आपके इस फाइल में p1.java में कोई एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा सर, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद वो जनरेट करेगा, कंपाइल होने के बाद वो एक फाइल जनरेट करेगा जिसको नाम हम देंगे सॉरी p1.java, सॉरी p1.class नॉट जावा, p1.class। ये फाइल जनरेट हो जाएगी सर अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम में एरर आएंगे तो वो आपको एरर भी बताएगा, वो आपको सजेशन भी देगा, वो आपको बताएगा कि क्या एरर्स है करके, ऐसा वो सजेशन देता है। ये हम देखेंगे, हम जानबूझ के एरर लेके आएंगे और मैं आपको बताऊंगा, और अगर सब कुछ सही है तो कंपाइल हो जाएगा। अब आई रन होने की बारी। अब हम क्या करेंगे, कंपाइल हो गई, अब अगला जो स्टेप आता है वो आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब आउटपुट जनरेट करना। तो एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, अगर आप एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जीक्यूशन के लिए इंटरप्रेटर लगता है, एग्जीक्यूशन के लिए इंटरप्रेटर लगता है जावा। एग्जीक्यूशन के लिए जो इंटरप्रेटर होता है, व्हाट इज जावा, देखो आपको प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए कंपाइल लगता है जावा सी, वैसे आउटपुट जनरेट करने के लिए लगता है इंटरप्रेटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरप्रेटर नेम इज जावा। इंटरप्रेटर का नाम क्या है, जावा है। ओके तो कंपाइलेशन के लिए कंपाइलर लगता है जावा सी, वैसे आउटपुट जनरेट के लिए क्या लगता है, इंटरप्रेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरप्रेटर, सर आपका जो प्रोग्राम कंपाइल हुआ है और जो क्लास फाइल जनरेट हुई है उसकी भावनाएं अगर कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ एक ही समझ सकता है, और वो है खुद का जावा का इंटरप्रेटर। वो खुद जावा का क्या है, इंटरप्रेटर। तो हम जाएंगे और अगली स्टेप में हमें अगर प्रोग्राम को रन करना है, मतलब आउटपुट लाना है, तो फिर से हम जाएंगे और यहां जाके लिख देंगे जावा और सिर्फ p1
P1 लिखना है, डॉट क्लास नहीं लिखना है। डॉट क्लास इसलिए नहीं लिखा जाता कि खुद जावा का इंटरप्रेटर डॉट क्लास अपेंड कर लेता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लिखेंगे तो सोचो, अगर आपने लिखा P1 डॉट क्लास और उसके पास ऑलरेडी डॉट क्लास है, तो P1 डॉट क्लास, तो मुझे बताइए क्या इस नाम की कोई फाइल आपके पास में है? नो। इसलिए वो इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसलिए आपको डॉट क्लास अपेंड नहीं करना है, इंटरप्रेटर खुद कर लेता है, सिर्फ आपको नाम देना है जावा स्पेस देके P1। सो इट इज अ नेम ऑफ द इंटरप्रेटर, इट इज द नेम ऑफ द इंटरप्रेटर। इस तरह से हम क्या करेंगे, जावा के प्रोग्राम को हम क्या कर लेंगे, इंटरप्रेट मतलब आउट जावा के जो क्लास फाइल है उसको जनरेट करके आउटपुट जनरेट करेंगे। और इसके बाद अगर सब कुछ सही हो गया, अगर सब कुछ ओके हो गया, तो फाइनली क्या जनरेट हो जाएगा, फाइनली जब हम जाएंगे और हम देखेंगे तो जनरेट हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में, हम इसको बोल सकते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या कर देगा, वो जनरेट कर देगा। वो क्या जनरेट कर देगा, आउटपुट क्या कर देगा, जनरेट हो जाएगा। दैट इज अ आउटपुट। लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी हैं सर। देखो, मैंने आपको बताया तो कि जावा के इंटरप्रेटर को डॉट क्लास लगती है, लेकिन आप इंटरनल कहानी समझो। क्या होता है, जब हम इंटरप्रेट करने जाते हैं जावा P1 लिखते हैं, तो जब ये जाता है तो ये फाइल तो बाइट कोड में होती है ना, लेकिन फिर भी मैं हमारे समझने के लिए मैं ऐसा लिख के दिखाता हूँ। जैसे ही इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, क्लास के अंदर जाता है, तो सर एज पर अवर नॉलेज, हमने जब सी प्लस प्लस पढ़ा है, सी प्लस प्लस, तो हम तो जानते हैं कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस होते हैं, सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, जावा में उसको मेथड्स बोलते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर क्लास है तो उसके अंदर कई सारे मेथड है, हो सकता है 2 मेथड हो सकता है 200 मेथड हो, कितने भी मेथड हो सकते हैं सर, कितने भी मेथड हो सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर जब उस क्लास के अंदर जाएगा तो सबसे पहले वो एक ही मेथड देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड देखेगा, और वो देखेगा मेन मेथड, वो देखेगा मेन मेथड। अगर मेन मेथड नहीं मिलेगी तो आपका प्रोग्राम इंटरप्रेट नहीं होगा और बोलेगा मेन मेथड नॉट फाउंड, और वो सजेशन देगा कि मेन मेथड लिखो। तो इंटरप्रेटर को अगर कुछ चाहिए रहती है, अगर उसे उस क्लास के अंदर जाता है, उस क्लास के अंदर किसी में इंटरेस्ट है, तो वो एक ही चीज में इंटरेस्ट है और वो है मेन मेथड। अगर उसे मेन मेथड मिल भी गई सर, तो सेकंड चीज वो ये चेक करता है कि वो मेन मेथड पब्लिक है या नहीं। दूसरी चीज ये चेक करता है कि वो मेन मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है या नहीं। अगर वो मेन मेथड का एक्सेस पब्लिक है, तो तीसरी चीज ये चेक करता है वो मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है क्या, वो मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है क्या। क्यों? क्योंकि मेथड है तो रिटर्न टाइप है, मेथड है तो रिटर्न टाइप है। और अगर वॉइड है तो फिर ये चेक करता है कि उस मेन मेथड को स्टैटिक है या नहीं, उस मेन मेथड के सामने स्टैटिकली कॉल किया गया नहीं, क्या स्टैटिक है या नहीं। ये मिलने के बाद भी अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं मिलती है, कोई भी, तो इंटरप्रेटर आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और सजेशन देगा आपको मेन मेथड नॉट फाउंड, और आपको बताएगा ये मेन मेथड लिखो। लेकिन इसके अलावा एक चीज और चेक करता है, वो देखता है मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग args करके आर्गुमेंट्स है क्या। जब ये सब चीजें उसको मिलेगी, तब वो आपका प्रोग्राम जो है इंटरप्रेट करेगा और आपके प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट होगा। इसमें से अगर एक भी चीज नहीं मिली तो वो आपके प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है सबसे पहले, सर वो ये चीजें क्यों चेक करता है, सबसे पहली चीज। तो मैं इसका सबसे पहले आंसर देता हूं। देखिए सर, अगर आपने सी में भी पढ़ा होगा तो एंट्री पॉइंट फंक्शन मैंने बोला था मेन को। अगर आपने सी प्लस भी पढ़ा होगा तो आपने देखा था कि प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन शुरू होता था तो मेन से ही शुरू होता था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेन पर ही आकर खत्म होता था, मेन से शुरू होता था और मेन पर ही आकर क्या होता था, खत्म होता था। तो कहने का मतलब ये है सर कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट फंक्शन मतलब कहीं ना कहीं से तो एग्जीक्यूशन शुरू करना है। अब इस क्लास के अंदर भी कई सारी मेथड हो सकते हैं सर, लेकिन शुरुआत कहां से करें, तो शुरुआत करता है इंटरप्रेटर मेन से, इसलिए वो मेन मेथड सर्च करता है। सवाल ये उठता है, ठीक है सर आपने मेन मेथड दे दिए, सर आपने रिटर्न टाइप वॉइड क्यों दिया। सर ये तो आपको पता है ना सर कि जब कोई मेथड लिखा जाता है तो या तो वो मेन मेथड कुछ रिटर्न करती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, या वो मेथड रिटर्न नहीं करती है। तो हमारी मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करने वाली है, इसलिए मेथड के सामने उसका रिटर्न टाइप दिया जाता है। तीसरी चीज सर, उसको स्टैटिकली कॉल क्यों किया जाता है, तो उसके पहले आपको समझना होगा कि ये पब्लिक क्या है। एक्चुअली क्या होता है सर, आपको पता है ना
कि क्लास के बाहर अगर किसी भी मेथड को रेफर किया जाता है क्लास के बाहर, अब देखो क्या होगा ना सर, जब ये कोड चलेगा, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ना सर, तो एक्चुअली होगा क्या, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जावा स्पेस देके P1। जब हम जावा स्पेस देके P1 लिख रहे हैं सर, तो इंटरप्रेट करने की, जस्ट अ मिनट सर, अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि क्लास P1 लिखा मैंने, क्लास P1 लिखा मैंने, तो क्या होता है ना सर, इंटरप्रेटर जब इंटरप्रेट करता है और जब ये मेन मेथड को कॉल करता है ये, तो इंटरप्रेटर पता है कैसे कॉल करता है, इंटरप्रेटर कॉल करते वक्त लिखता है क्लास का नाम P1 डॉट मेन। अब मुझे बताइए सर, जब मैं P1 डॉट मेन को कॉल करूंगा, P1 डॉट मेन को कॉल करूंगा तो क्या होगा, मुझे बताइए सबसे पहले, P1 क्या है, क्लासरूम। करेक्ट, एग्जैक्टली। ये मेन मेथड इंटरप्रेटर ही कॉल करता है, मेन मेथड को इंटरप्रेटर ही कॉल करता है, लेकिन जब वो कॉल करेगा, मेन मेथड को कॉल करने जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक प्रिंसिपल है कि क्लास के अंदर रखी गई किसी भी मेथड को क्लास के बाहर कॉल करना है तो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। सर हम मेन मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि इंटरप्रेटर इंटरनली कॉल कर रहा है, तो सर अगर मेन मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा तो फिर ये कॉल कैसे होगी, कोई जादू से तो होगी नहीं। इसलिए पहली बात रिटर्न टाइप वॉइड होगा, करेक्ट, पब्लिक होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि बाहर से कॉल किया जा रहा है, इसको बाहर से कॉल किया जा रहा है सर, इसलिए पब्लिक होना जरूरी है। दूसरी चीज, स्टैटिक क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि इंटरप्रेटर जब कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा, क्लास के नाम से कॉल करेगा सर, क्लास के नाम से। और एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है सर, कि जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है वो क्लास के नाम से कॉल होती है। सर समझ में आया क्या? यस सर। इसीलिए जब इंटरप्रेटर कॉल करता है मेन मेथड को, तो कैसे कॉल करता है, क्लास का नाम डॉट मेन मेथड। सर आज के बाद किसी ने आपसे पूछा तो आपको ये बताते आना चाहिए कि आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हो, तो आपका आंसर रहेगा कि सर जब रन टाइम में जब इंटरप्रेटर कॉल करता है, जिस क्लास का नाम हमने दिए, इंटरप्रेटर हमेशा उस क्लास के अंदर जाता है और मेन मेथड देखता है, और अगर उसे मेन मेथड मिल गई, क्योंकि वो मेन मेथड को ही कॉल करता है इंटरप्रेटर, उस क्लास के नाम, उस क्लास के अंदर मेन मेथड को ही ढूंढता है, अगर मेन मेथड ही नहीं रही तो सीधा एरर दे देगा इंटरप्रेटर कि क्लास नॉट फाउंड, मेन मेथड नॉट फाउंड, और सजेशन दे देगा। और अगर उसे मेन मेथड मिल गई तो चेक करता है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है क्या, चेक करता है वॉइड होने के बाद कि एक्सेस पब्लिक है क्या, और पब्लिक होने के बाद चेक करता है स्टैटिकली कॉल किया गया, उसके बाद चेक करता है आर्गुमेंट है क्या। लेकिन ये दो चीजें, वो वॉइड तो ठीक है, मेथड है तो रिटर्न टाइप रहेगा, लेकिन ये दो चीजों का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि सर जो P1 कॉल करता है ना, वो कहीं बाहर से कॉल कर रहा है, यहीं के यहीं कुछ नहीं हो रहा, बाहर से कॉल की गई चीजों को क्या क्या ऑब्वियस सी बात है उसका पब्लिक होना जरूरी है। दूसरी चीज स्टैटिकली क्यों, क्योंकि क्लास के नाम से कॉल कर रहा है, तो जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है वो क्लास के नाम से कॉल होती है। तो इस तरह से वो कंपाइल कर देगा और आपका क्या जनरेट कर देगा, आउट जो भी रहेगा, जो भी लॉजिक अभी आपने लिखा नहीं इसके अंदर में, लॉजिक जो भी आप लिखेंगे वो जनरेट कर देगा। चलिए अब मैं इस चीज को प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं। देखिए सर, अभी आपने क्लास तो बना लिए हैं लेकिन इसके अंदर मेन मेथड नहीं दिए। देखो मैं जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं, अज्यूम करिए सर मुझे आपको पाथ सेट करना आ गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पाथ वगैरह सेट करना बताऊंगा कि कैसे करते हैं। CD किसी के अंदर लिख दिया क्या मैंने कोई, जस्ट डी ड्राइव में, ओके R है ना, बराबर तो है रामदेव, ओके CD, ओह फाइन। अब मैं जाता हूं सर, मैं आपको दिखाता हूं, इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूं, फिलहाल आप देखेंगे जावा फाइल है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं जाता हूं, यहीं देखना जावा दिख रही है आपको, इसके सामने जावा लिखा है। अब मैं जाता हूं, पहले कंपाइल करता हूं, जावा सी स्पेस देके P1 डॉट जावा। जब मैं P1 डॉट जावा लिखूंगा, इंटर करूंगा, देखना सर जैसे इंटर करूंगा क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ऊपर देखना दो फाइल दिखने लगेगी, एक जावा फाइल और एक क्लास फाइल दिखने लगेगी सर, अगर सब कुछ एरर नहीं है तो। देखो सर अभी तक क्लास फाइल अभी तक सिर्फ जावा फाइल दिख रही थी, अब क्लास फाइल दिखने लगी। सर आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है? यस सर।
अब देखो मैं इंटरप्रीट करने जाता हूँ, जावा स्पेस देके P1, जावा स्पेस देके P1, डॉट क्लास नहीं लिखना है सर। मैं जाता हूँ और इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ सर, देखो क्या बोलता है, एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास P1, मेन मेथड नहीं मिल रही है, मेन मेथड नहीं मिल रही है, किसके अंदर में, क्लास P1 के अंदर में नहीं मिल रही है। तो सर वो सजेशन भी दे रहा है कि काम करो, ऐसी वाली मेथड लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इस तरह से आप ये चीजें लिखो, ऐसा वो बोल रहा है। क्लियर है? मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं और मैं उसके अंदर चेंज करता हूं, मैं जाता हूं। ओके देखो मैं फिर बोलता हूं, कंपाइल हो गया सर, कंपाइलर सिर्फ चेक करता है सिंटेक्स, लेकिन इंटरप्रेटर चेक करता है मेन मेथड। ये आपको ध्यान में रखना, कंपाइल के टाइम मेन मेथड चेक नहीं होती, मतलब मेन मेथड नहीं चाहिए, आपने नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन रन टाइम मतलब इंटरप्रेटर को मेन मेथड। मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं void ऑफ मेन, void ऑफ मेन लिखता हूं, और मैं जाता हूं और मैं इसको क्लोज करता हूं। देखो सर, मैं अब सेव कर रहा हूं सर, मैं फिर से, देखो आपने कुछ चेंज किया ना, आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा फिर से, हाँ, अदरवाइज नहीं होगा। कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन, देखो अभी भी बोलता है मेन मेथड, भैया मुझे वो नहीं चाहिए जो आप लिख रहे हो, मुझे वो चाहिए जो मेरे हिसाब की है, उसके हिसाब की कौन सी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैं जाता हूं यहाँ पे लिख देता हूं पब्लिक, अब मैं फिर से जाता हूं और फिर से क्या करता हूं, फिर से चेंज करता हूं, मैं जाता हूं कंपाइलेशन फिर से करता हूं, कंपाइल हो जाए, ओके सॉरी, कंपाइलेशन हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन की बारी आएगी। देखो फिर बोलता है मुझे यही मेन मेथड चाहिए, दैट्स इट। मैं जाता हूं, मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, अब तो देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब लिख दिया मैंने। अब मैं जाता हूं, कंपाइल करता हूं, रन करता हूं, देखो अभी भी बोल रहा है मुझे यहां तक मिल, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ऐसी वाली मेन मेथड। तो मैं जाता हूं सर, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स args, इसको फिर से सेव किया। अब जाता हूं और मैं जाता हूं, कंपाइल करता हूं, इंटरप्रीट करता हूं, देखो कोई एरर नहीं आया सर, सारी चीजें हो गई। लेकिन हाँ, अगर आपने सपोज करो स्ट्रिंग का एस स्मॉल लिख दिया, एस स्मॉल लिख दिया, अब आप फिर से जा रहे हो, अब आप कंपाइल कर रहे हो, कंपाइल देखो, हाँ देखो एरर आया, क्योंकि ये सिंटेक्स एरर है, क्योंकि ये सिंटेक्स एरर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का नाम है और क्लास का नाम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, कैपिटल में। हमारी होती तो चल जा, मतलब एरर नहीं देता, लेकिन ये जेम्स गॉसलिंग की बनाई गई क्लास है, इसलिए ये एरर क्या कर रहा है, शो कर रहा है सर, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद मैं जाता हूं कंपाइलेशन, सॉरी, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, लेकिन फिलहाल अभी आउटपुट में कुछ आ नहीं रहा सर, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। तो जैसे हम सी आउट लिखते थे, जावा में यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जाता हूं मैं लिख देता हूं हेलो, हेलो वर्ल्ड, इस तरह से मैं लिख देता हूं। मैं जाता हूं और मैं फिर से चेंज करना, कंपाइलेशन फिर से करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन फिर से करना पड़ेगा। तो सर इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट्स याद में रखना है सर, जब भी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हो। ये बेसिक चीजें हर बार आएगी सर, जितने प्रोग्राम्स करेंगे उतनी बार आएगी, तो ये करता ही करता है, ये नेचर है इंटरप्रेटर का, ये क्या है, नेचर है सर।